अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि यार हमें ये कमरे को ठंडा करना है, या फिर कोई एक खाने की चीज आप लोगों को दूं, बोलूंगा इसे ठंडा करना है, तो आप लोगों के दिमाग में भी ना दो ही चीजें आएंगी। कमरा ठंडा करना है तो भाई एसी दिमाग में आएगा या फिर कूलर। और अगर हमें कोई खाने की चीज ठंडी करनी है तो हमारे दिमाग में आएगा फ्रिज। मगर क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, आज से काफी साल पहले, और काफी सालों से मेरा मतलब है 400 बीसी के अराउंड, जहां पे जब इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं बनी थी, उस समय पे भी लोगों की रिक्वायरमेंट तो होती ही होगी अपने घर को ठंडा करने की, अपने खाने के आइटम्स को ठंडा रख करने की। तो वो लोग ये काम कैसे किया करते थे? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एंशिएंट कूलिंग टेक्निक्स के बारे में, और मेजरली मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला पार्ट है एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन करना। अब हर चीज को एकदम एक्सट्रीम कोल्ड भी नहीं करना होता, कई बार एम्बिएंट टेम्परेचर रखने से ही काम हो जाता है। एम्बिएंट टेम्परेचर से मेरा मतलब है कि जो बाहर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उससे 5 से 6 डिग्री 7 डिग्री नीचे ये हो जाता है एक एम्बिएंट टेम्परेचर, जिसपे एक आदमी आराम से बैठ सकता है। उसके बाद में आता है कोल्ड टेम्परेचर्स। कोल्ड टेम्परेचर्स जो आर्टिफिशियली क्रिएट किए जाते हैं, जो यूजुअली हमारा एसी करता है हमारे घरों में, जिसमें कि टेम्परेचर वेरिएशन 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक का आ जाता है। और ये पुराने टाइम में लोग किया करते थे, ये बताऊंगा मैं आगे चल के इस वीडियो में किस तरीके से। और तीसरा आता है सब जीरो टेम्परेचर, जिसपे कि वो लोग आइस बनाया करते थे। अब बहुत सारे लोगों को ताज्जुब होगा, यार बिना इलेक्ट्रिसिटी के आइस कैसे बन जाएगी? और ये मैं बात कर रहा हूँ कहीं माउंटेन पे रहने वाले लोगों की नहीं, जहाँ पे ऑलरेडी आइस गिरती है, बल्कि एक डेजर्ट में रहने वाले लोग जिनके आसपास में माउंटेन तो क्या आइस का एक तिनका भी नहीं हो, वो लोग आइस बनाया करते थे उसी डेजर्ट में, केवल ये सिंपल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर्स की। तो एम्बिएंट टेम्परेचर्स बाहर के टेम्परेचर से 5 डिग्री 6 डिग्री नीचे के टेम्परेचर को बोला जाता है। तो पुराने समय में लोग अपने घर के टेम्परेचर को इतना ठंडा कैसे रख पाते थे? तो एम्बिएंट टेम्परेचर की क्रिएशन में सबसे ज्यादा मदद करता है एक प्रॉपर वेंटिलेशन। तो पुराने टाइम के जितने भी घर होते थे उनमें जो ऊपर की तरफ की विंडो होती थी, क्योंकि जो गर्म हवा होती थी वो गर्म होने के बाद ऊपर राइज करती थी, तो जो उनकी ऊपर की विंडो होती थी वो छोटे साइज की हुआ करती थी इन कंपैरिजन टू घर में जो नीचे लेवल पे विंडो होती थी वो बड़े साइज की होती थी। और ये हमें बहुत ज्यादा पुराने आर्किटेक्चरल डिजाइन्स में देखने को मिलता है। और जब गर्म हवा ऊपर राइज करती थी और नीचे वाली विंडो से फ्रेश और ठंडी हवा अंदर आया करती थी, तो वो गर्म हवा को बाहर पुश आउट कर देती थी, जिससे कि अंदर का टेम्परेचर एम्बिएंट बना रहता था। और इसी के साथ साथ रूफ सरफेस पे व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल करना, जिससे कि सन की रेज को मैक्सिमम रिफ्लेक्ट किया जा सके और रूफ टेम्परेचर को भी एम्बिएंट रखा जा सके। और जो लोग मार्बल नहीं अफोर्ड कर सकते थे वो किसी ना किसी तरीके के पेंट का इस्तेमाल किया करते थे अपनी रूफ को लाइट कलर पेंट करने के लिए। और इसके बाद में एक बड़ी इनोवेशन देखने को मिलती है विंड कैचर की, जो कि लंबे टॉवर चिमनी जैसे स्ट्रक्चर्स होते थे, जो कि मिडिल ईस्ट ईरान में ज्यादातर देखे जाते थे, क्योंकि वही वो डेजर्ट इलाका है जहां पे बहुत गर्मी पड़ती थी। ये विंड कैचर नॉर्मल बिल्डिंग से काफी ऊंचे बनाए जाते थे ताकि ये ऊपर की प्योर और थोड़ी सी ठंडी हवा को कैप्चर कर सके। और ये चारों साइड से खुले हुए होते थे, जब किसी को नहीं पता होता था कि किस डायरेक्शन की विंड उस एरिया में ज्यादा चलती है, तो वो चारों साइड से खोल देते थे। और इसके बीच में एक पार्टीशन होता था, जिससे कि हवा डायरेक्टली विंड कैचर से पास ना हो जाए, और यही हवा विंड कैचर में जाने के बाद पूरे घर में इनफैक्ट लो लेवल पे सर्कुलेट होती थी। और जब ये लो लेवल पे एक हाई प्रेशर क्रिएट कर लेती थी, तो जो अपर लेवल होता था घर का, वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता था, जिसकी वजह से जैसे ये ठंडी और फ्रेश हवा घर के अंदर घुसती थी, गर्म हवा ऑटोमेटिकली जो कि टॉप पे पहले से ही मौजूद थी वो उस घर से बाहर निकल जाती थी इस विंड कैचर की मदद से। और काफी सारे लोग इस विंड कैचर के अंदर अलग अलग तरीके के फिल्टर्स लगाया करते थे, जिससे कि इंसेक्ट और सैंड पार्टिकल्स ये सब घर के अंदर ना आए। तो एम्बिएंट टेम्परेचर से अब हम बढ़ते हैं कोल्ड टेम्परेचर की तरफ, जिसमें कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से घर का टेम्परेचर हो जाता था 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक कम। तो ये चीज कैसे अचीव करी जाती थी? तो अगर हम सबसे पहले बात करें मिडिल ईस्ट और ईरान की, तो इन कंट्रीज में क्या करा जाता था, एक्वाफर्स जो कि पानी के रिजर्वॉयर्स होते हैं जमीन के नीचे, उनको एक कैनाल बना के, अंडरग्राउंड एक कैनाल बना के, जहां पे बिल्डिंग है उसके नीचे ले आया जाता था। और जो हमने इससे पहले पॉइंट में डिस्कस करा था विंड कैचर का जो इनपुट था, जहां से ठंडी और फ्रेश हवा बिल्डिंग के अंदर आ रही थी,
उस हवा की ओपनिंग दी जाती थी इन एक्वाफर्स के लेवल के ऊपर। तो इमेजिन करके देखो, ठंडी हवा विंड कैचर के थ्रू सीधा अंडरग्राउंड चली जाती थी इन एक्वाफर्स तक, जहां पे वो हवा इस पानी से टकराती थी। क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर है तो ये ऑटोमेटिकली ज़्यादा ठंडा होता था, तो ये उस हवा को और ठंडा बना देता था। हमारे आजकल के कूलर का एग्जाम्पल भी यहाँ पे बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि यहाँ पे भी इवेपोरेटिव कूलिंग हमें देखने को मिलती है। तो पहली चीज़ तो फ्रेश हवा, दूसरी चीज़ ठंडा पानी, और ठंडा पानी वो भी अंडरग्राउंड। तो जैसे ही वो हवा उस पानी से लगती थी और फिर वो हवा बाहर का रास्ता जो कि उस एक्वाफर्स से बिल्डिंग के अंदर खुलता था, वहां पे आ जाती थी। और वहां पे आने के बाद ऑटोमेटिकली सेम वही प्रिंसिपल, गर्म हवा जो कि टॉप लेवल पे ऑलरेडी राइज कर चुकी थी, उसको पुश आउट कर देती थी और वो जगह ठंडी हवा ले लेती थी। और इससे उन बिल्डिंग्स का टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता था। तो ये जो टेक्निक इन लोगों ने अपनाई थी मॉडर्न टाइम में, इसको हम लोग आज की डेट में जियोथर्मल कूलिंग और हीटिंग सिस्टम बोलते हैं, जो पुराने समय में ये लोग ऑलरेडी बना चुके थे। और केवल यही नहीं, इवेपोरेटिव कूलिंग हमें इंडिया के भी बहुत सारे महलों में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे हवा महल, जहां पे विंडोज के थ्रू ठंडी हवा अंदर आती थी और उसके बाद में फाउंटेन्स का यूज करा जाता था उस हवा को और ठंडा बनाने के लिए। और जितने भी मुगल आर्किटेक्चर बने हुए हैं, वहां पे ना एक कोर्टयार्ड में एक फाउंटेन हमेशा लगाया जाता था, जिसपे कि पानी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम लेता हुआ, काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया लेता हुआ नीचे बहता था। तो पानी का जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, उतना ही थिन फिल्म हो जाती थी पानी की। और जैसे ही वो ठंडी हवा उस पानी से लगती थी तो वो पानी उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता था, और यहाँ पे भी हमें एक इवेपोरेटिव कूलिंग देखने को मिलती थी। अब कोल्ड टेम्परेचर्स के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आइस अभी जमनी चालू हुई है। पुराने समय में भी डेजर्ट में रहने वाले लोग आइस को जमाया करते थे, और इस आइस को बनाने के लिए एक स्पेशल तरीके की बिल्डिंग भी बनाई जाती थी, जिसको बोला जाता था अब अनबार। और इसी के साथ में इसके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे याका चाल या फिर आइस हाउसेस भी इनको बोला जाता था। और इन बिल्डिंग्स के अंदर पूरा सेम टू सेम इन सारी टेक्निक्स का एक कंबाइंड यूज होता था आइस बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो इस वाली बिल्डिंग के डिजाइन में बीचों बीच एक डोम बनाया जाता था, जो कि टॉप से, सेंटर से खुला हुआ होता था। और ये जो डोम का वॉल होता था, ये थिक वॉल होता था, जिससे कि इंसुलेशन भी मिलता था। और इस वॉल के जो कंपोनेंट्स होते थे वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसके अंदर इस्तेमाल होता था सैंड, क्ले, एग वाइट, लाइम, गोट हेयर एंड वुड ऐश। इन सब चीज़ों से मिलके ये एक मोर्टार तैयार किया जाता था, जिससे कि ये बीच के डोम को क्रिएट किया जाता था। और ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन थर्मल इंसुलेटर का भी काम करता था। और इसके बाद में इस डोम के बीचों बीच एक गड्ढा खोदा जाता था, जिसके अंदर किसी ना किसी कैनाल से या फिर एक्वाफायर से डक्ट के थ्रू, अंडरग्राउंड पाइपिंग के थ्रू वाटर लाया जाता था, और वाटर इस पॉन्ड में स्टोर करा जाता था। और इसके बाद में ठंडी हवा का सर्कुलेशन इस डोम में बना रहे, तो इसके चारों तरफ विंड कैचर्स बनाए जाते थे, जो कि ठंडी हवा का सर्कुलेशन बनाए रखते थे। तो जब रात के समय में डेजर्ट का टेम्परेचर काफी ठंडा हो जाता था, तो उस समय में विंड कैचर इवेपोरेटिव कूलिंग का इस्तेमाल करके उस पानी को और ठंडा कर देते थे। और उसी के साथ साथ ये जो डोम का सरफेस एरिया था, ये बहुत बड़ा था, और जो गर्म हवा थी वो डोम के सेंटर से बाहर निकल जाती थी। और बड़े सरफेस एरिया की वजह से ये रेडिएटिव कूलिंग का भी सहारा लेता था, क्योंकि हीट इतने बड़े सरफेस एरिया से जल्दी से रेडिएट एटमॉस्फेयर में हो जाती थी। तो यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है आपका इवेपोरेटिव कूलिंग और रेडिएटिव कूलिंग का मिक्स। जो हमारे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने हीट सिंक देखी हो, तो पीछे उस पर एल्यूमिनियम के फिन्स होते हैं। वो केवल इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि उस पर्टिकुलर हीट स्पॉट का, जो भी वो हीटिंग जहाँ पे हो रही है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और ये चीज़ उस डोम में ऑटोमेटिकली होती थी, तो वो अपनी हीट को रेडिएट कर देता था एटमॉस्फेयर में। और उसी के साथ साथ विंड कैचर से आती हुई ठंडी हवा लगती थी जब पानी पे, तो पानी इवेपोरेटिव कूलिंग इफेक्ट देता था। और जो तीसरी चीज़ थी वो थी इनकी जियोथर्मल कूलिंग, क्योंकि पानी का जो लेवल था वो ग्राउंड लेवल से नीचे रखा जाता था, तो अर्थ का जो टेम्परेचर था वो ठंडा रहता था, और उसकी वजह से वो पानी फ्रीज हो जाया करता था। तो बहुत सारे लोगों के सवाल में एक दिमाग आ रहा होगा कि यार बर्फ तक तो ठीक है, मगर इस बर्फ का इस्तेमाल कहाँ होता था।
तो एक तो पहला कॉमन यूज होता था अपने फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए, मगर इसका जो दूसरा सबसे बेस्ट यूज होता था वो मुंह में पानी आ रहा है बताते हुए, बट फलूदा बनाने के लिए, जो कि वहां का एक पेटेंटेड डेजर्ट है। पुराने समय की कूलिंग टेक तक तो ठीक है, मगर क्या आपको पता है कि यही वाले कूलिंग टेक्स वापस आ रहे हैं आज के जमाने में एक मॉडर्न अपग्रेडेड वर्जन के साथ। तो अगर अभी तक आपने हमारी स्काई कूल सोलर पैनल्स की वीडियो नहीं देखी, तो ये एक ऐसे सोलर पैनल है जो कि एक्चुअल में बिजली नहीं बनाते, बट आपके घर को ठंडा रखते हैं रेडिएटिव कूलिंग की मदद से। तो अगर आप लोग वो वाली वीडियो देखना चाहते हो तो निराश मत हो, यहाँ पे आ रही है, अभी के अभी क्लिक करके देखो।